अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त की आज की इस क्लास में मैं BA जेएनसी थर्ड सेमेस्टर के आप सभी तलबा का खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्म, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दीगर अहवाल ये है कि हम पर्चा पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग का। इस पर्चे में हमने कल की क्लास में जिस मौजू पर बात की थी वो था किसी भी ख़बर को, किसी भी वाक़े को लिखने के दौरान किस तरीके से गैर जानिबदार रहना चाहिए और क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में। आइए ख़ुद उन्हीं तलबा से पूछते हैं जो कल की क्लास में शरीक थे, ताकि उनका इम्तिहान भी हो जाए। कल क्या पढ़े थे? इस फील्ड में सर क्या पढ़ रहे थे? तो ये तो आपका काम है कि भाई आपको याद रखना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे थे। ठीक है, लेकिन अजीज तालिब इल्मो, इस एक्सरसाइज का एक ख़ास मकसद होता है। इस एक्सरसाइज के ज़रिए से दरअसल आप लोगों को भी चीज़ों को याद रखने की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ मैं। क्योंकि देखिए, ये चीज़ के बर वक्त हमें चीज़ें याद रखना, याद आना, ये भी इस प्रोफेशन में काफ़ी इसकी डिमांड है और काफ़ी इसकी अहमियत है। और जो कोई इस हवाले से सबसे पहले कुछ रिपोर्ट करता है या लिखता है, तो समझिए कि वही बाजी ले जाता है। बताइए, कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हमें अपने मज़ाहिब के अलावा दूसरे कोई मज़हब के बारे में भी मालूमात रखनी चाहिए। और एक सहाफ़ी को सारे मज़हब और हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। और रिपोर्टर को अपनी पसंद नापसंद को दूर रखना चाहिए। जी, और भी तलबा हैं क्लास में? जी सर, हमें सभी यही पढ़ाया गया था, हमें सभी मजहबों की मालूमात होनी जरूरी है। और ख़ास तौर पर रिपोर्टर को उन मौज़ूआत पर ज़रूर मालूमात रखनी चाहिए जिस पर के वो लिख रहा है। अगर किसी मौजू को वो खुद नहीं जानता, मैं यहाँ पर आपको देखिए, जो कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को तलबा के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें उसमें। जैसे किसी भी पकवान को लजीज बनाने के लिए उसमें कुछ मसाले डालते हैं, उसकी ख़ास रेसिपी होती है। तो जो कुछ सिलेबस है, सिलेबस के साथ तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते या उसको कुछ बदल नहीं सकते कि भाई उसको तलबा को जो पसंद हो वैसा सिलेबस बना दें। हाँ, हम अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक्स को पढ़ने के दौरान कुछ मिसालें ज़रूर दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उदाहरण। आवाज़ नहीं पहुंची आपकी। सर, उदाहरण। एग्जाम्पल को हिंदी में उदाहरण कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण, उधार, उदाहरण। चलिए, हिंदी के शब्द ही, हिंदी मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो अजीज़ तालिब इल्मों, ये जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ये एग्जाम्पल्स हमारा लेसन नहीं होते। अगर हम कोई स्टोरी के ज़रिए से आपको कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं तो स्टोरी हमारा लेसन नहीं होती। इस चीज़ को आप समझिएगा। हमारा जो लेसन है, जो आउटकम आता है उस सारी स्टोरी से, वो वाली उदाहरण। हिंदी पढ़ भी लेता हूँ, ये है कि स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक रहे, वरना जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जो स्क्रोलिंग आती है हिंदी में, वो हम पढ़े पढ़े जब तक इतनी सुस्त रफ्तारी से पढ़ते हैं, क्योंकि हमने हिंदी सिर्फ 20 मार्क्स की पढ़ी है। 80 मार्क्स उर्दू था और 20 मार्क्स 20 मार्क्स जो हिंदी के थे। तो यहाँ पर मिसालें दी जाती हैं, आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उस एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आपको असल जो है सबक में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो किसी भी मौजू पर, किसी भी स्टोरी को लिखते वक्त ख़ास तौर पर एक रिपोर्टर की भी ज़िम्मेदारी है और एक सब एडिटर की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़बान को आसान रखे, ज़बान को दिलचस्प रखे
और फिर कोई ऐसी बात कम्युनिकेट न करे कि रिपोर्टर या सब एडिटर अपनी लाइल्मी, अपना इग्नोरेंस वो अपने रीडर्स तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहा है। मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहूँगा। लेडी डायना का नाम सुना आप लोगों ने? लेडी डायना बरतानिया के शाही खानदान प्रिंस चार्ल्स की वो बीवी थी। बहुत मशहूर खातून थी। यूँ तो मलिक बरतानिया और उनके ख़ानदान से जुड़ा हुआ हर फर्द ही मीडिया के लिए, बल्कि बरतानवी अवाम के लिए या उन लोगों के लिए जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ हैं, यानी जहाँ पर कभी बरतानिया की हुकूमत थी, उस हवाले से कहीं ना कहीं तारीखी तौर पर दिलचस्पी है। तो लेडी डायना प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके जो दो बेटे हैं, बेटों के नाम बता सकते हैं आप लोग? प्रिंस चार्ल्स के दो बेटे हैं। अभी उसमें से एक बेटे ने शादी करके कनाडा में, समझिए कि आपको मुंतकिल हो गया है और अपने आप को शाही ख़ानदान से बेताल्लुक़ कर लिया है। नहीं मालूम। एक और शाही ख़ानदान के हवाले से एक खबर आई थी पिछले 2 दिनों के दौरान कि कैसे उस शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ात को, शाही ख़ानदान की रिवायत ट्रेडिशंस को छोड़कर उसने एक आम शहरी से शादी कर ली। पिछले 2 दिनों में आई है ये खबर। जापान की स्टोरी है ना? सर जापान की प्रिंसेस थी वो। जी जी, नौशीन और सादिया दोनों का जवाब बिल्कुल सही। और सबीना ने भी जवाब दिया है कि प्रिंस चार्ल्स के 2 बेटे हैं। एक प्रिंस, क्या लिखा प्रिंस था? हैरी एंड प्रिंस विलियम्स। प्रिंस हैरी एंड प्रिंस विलियम। ये दोनों जो हैं, इनकी माँ का नाम डायना था। बहुत मशहूर खातून गुजरी हैं। मशहूर इसलिए नहीं कि वो सिर्फ शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, मशहूर इसलिए नहीं कि वो प्रिंस चार्ल्स की बीवी थी, और भी कई चीज़ें थी जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ या मकबूल बनाती थी। ये अच्छा, इन्होंने इंडिया का भी दौरा किया था लेडी डायना ने। वो हिंदुस्तान भी आई थी, हैदराबाद भी उन्होंने एक मरतबा दौरा किया था, शहर हैदराबाद का। दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने मुख्तलिफ फलाही, खैराती और रिफाही कामों में भी हिस्सा लिया था। जी सादिया। सर वो अपने मरने के बाद ज़्यादा इसमें आ गई थी, क्योंकि उनकी डेथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। समझ नहीं आ रहा था उनकी डेथ के बारे में, इसलिए भी वो अपने मरने के बाद ज़्यादा सुर्खियों में आ गई थी और ज़्यादा मकबूल हो गई थी वो। प्रिंस चार्ल्स के साथ उनकी शादी और के बाद ये दोनों, उनको बेटे हो गए थे, लेकिन उसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान, यानी प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना के दरमियान कुछ इख्तलाफात थे, ऐसा कहा जाता है। 1997 उस वक्त लेडी डायना फ्रांस में, फ्रांस कंट्री का नाम है यूरोप का, वहाँ का एक कैपिटल सिटी है पेरिस। पेरिस में वो अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवल कर रही थी। उनका जो दोस्त था वो इजिप्शियन, समझिए बिजनेसमैन या इजिप्शियन ओरिजिन का था, बिलियनर था, बहुत बड़े वो सनतकार या सरमायादार थे। डोडी अल फायद उनका नाम था। तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। वहाँ से निकलने के बाद जब वो एक गाड़ी में सवार होकर एक टनल से गुजर रहे थे, लेडी डायना, उनके साथ उनका जो दोस्त था डोडी अल फायद, अपने ड्राइवर के साथ वो लोग एक टनल से गुजर रहे थे। टनल अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है, ज़ेरे ज़मीन रास्ता, उससे वो गुजर रहे थे। वहाँ पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आता है और इस हादसे में लेडी डायना की और उनके जो दोस्त हैं उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। चूँकि वो इतनी, एक तो शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था
और उन्होंने दुनिया भर में कई एक रिफाही और मुख्तलिफ फलाही कामों में भी हिस्सा लिया था। तो वो एक जानी मानी खातून थी, दुनिया की बासर खातून में ख़वातीन में उनका शुमार होता था। तो उनकी खबर को पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया। जी सादिया। सर मैंने उनकी 1995 की एक इंटरव्यू देखी थी, शायद कोई बशीर करके हैं बीबीसी के जर्नलिस्ट, उनके साथ थी। इसमें उन्होंने शाही खानदान की पूरी चीज़ों को ओपनली एक्सपोज कर दिया था, जो उनको पसंद नहीं था रिवायतें। इसकी वजह से भी शाही खानदान उनकी दुश्मन हो गई थी। कई लोग कहते हैं कि शाही खानदान ने उनका मर्डर करवाया है। बीबीसी के उस इंटरव्यू लेने वाले का नाम मार्टिन बशीर था। मार्टिन बशीर ने जो इंटरव्यू लिया है, उस हवाले से भी मार्टिन बशीर को अब एक केस का सामना है। सहाफ़ती ज़ाब्ते अखलाक से जो खिलाफ उन्होंने काम किया, मार्टिन बशीर ने कुछ जाली पेपर्स, डुप्लीकेट पेपर्स बनवाए और उन पेपर्स को लेडी डायना को उन्होंने भेजा और उसके ज़रिए से उन्होंने एतमाद हासिल किया, उनका कॉन्फिडेंस जीता और ये बताया कि शाही ख़ानदान के कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ कुछ एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन पर ये इल्ज़ाम लगता। अच्छा, मार्टिन बशीर जो हैं, वो अभी हाल तक भी बीबीसी से जुड़े हुए थे और बीबीसी के देखिए बड़े-बड़े जो इदारे होते हैं, न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, उनमें आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि रिपोर्टर्स हम देखते हैं कि भाई कोई पॉलिटिक्स को रिपोर्ट करता है, कोई एनवायरनमेंट को रिपोर्ट करता है, कोई अलग-अलग एनर्जी के सेक्टर को रिपोर्ट करता है, कोई एजुकेशन के सेक्टर को रिपोर्ट करता है, वो उसकी बीट भी कहलाता है। बड़े-बड़े इदारों में रिलीजियस अफेयर्स के लिए भी बाज़ाब्ते तौर पर रिपोर्टर होता है कि वो सिर्फ धार्मिक इश्यूज़ पर वो कवर करते हैं, वो उनका अपना स्पेशलाइज़ेशन होता है। तो मार्टिन बशीर जो हैं, वो बीबीसी के रिलीजियस अफेयर्स से जुड़े हुए थे, यानी उसी मौज़ूआत पर वो कवर कर रहे थे, अभी हालिया अरसे तक। उन पर ये इल्ज़ाम साबित हुआ कि उन्होंने जब लेडी डायना का इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू लेना बड़ी बात थी, वो इंटरव्यू नहीं देते थे सबको, तो उसमें उन्होंने कुछ जाली उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और उन डॉक्यूमेंट्स को लेडी डायना तक भेजते हुए उन्होंने उनका एतमाद जीता पहले और फिर उस तरीके से उनका इंटरव्यू भी उन्होंने हासिल किया। हम बात, सादिया आप पहले से पढ़ चुकी हैं लेडी डायना के बारे में? यस सर। तो भाई सर इंटरेस्ट ज़्यादा है थोड़ा इन सब में, इसलिए। मर्डर मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट ज़्यादा है? यस सर। चलिए, बहरहाल एक सहाफ़ी को मुताले का शौक़ होना चाहिए। आप लोग सहाफ़त के तलबा हैं तो आप में भी वो मुताले का शौक़ होना चाहिए। हम बात कर रहे थे एक रिपोर्टर और सब एडिटर को कभी भी लिखते वक्त किन चीज़ों का लिहाज रखना है, उसी सबक को, उसी लेसन को, उसी मुद्दे को, उसी टॉपिक को आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ लेडी डायना के हवाले से। लेडी डायना कौन थी वो हमने कुछ आपको बताया है। अब जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, मेरे हिसाब से क्लास में हम सारी लेडी डायना की कहानी नहीं सुना सकते, लेकिन लेडी डायना का जिक्र आ गया तो अब आप लोगों का काम है कि लेडी डायना को गूगल करना, कौन थी, क्या थी, वो मालूम करना। तो अजीज तालिब इल्मों, मैं आपको बता रहा था कि वो अब एक रेस्टोरेंट में उन्होंने निकलने के बाद रेस्टोरेंट से अपने जो दोस्त है डोटी अल्फाज, उनके साथ वो कार में बैठकर ट्रैवल कर रही थी। उस दौरान उनकी कार को एक्सीडेंट होता है, उसमें उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये 1997 की बात है। तो अंग्रेजी के अखबार में, चूंकि पेरिस में ये एक्सीडेंट हुआ था, तो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज ने उस न्यूज़ को कवर किया और वो न्यूज़ सभी दुनिया भर के अखबार तक पहुंची। तो उसमें ये लिखा था न्यूज़ के कंटेंट में कि तफसीलात बताई गई कि वो अपने एक दोस्त के साथ सफ़र कर रही थी, उनका नाम डोटी अल्फायद था। लेडी डायना इतने बजे वो निकली, रास्ते में उनका जो सब कार की रफ्तार ज़्यादा थी और फिर कार बेकाबू हो गई और फिर हादसे का शिकार हो गई। साथ ही लिखा था जिस वक्त हादसे कार लेडी डायना की कार हादसे का शिकार हुई, उस वक्त पापाराजी नाम का एक शख्स उनका पीछा कर रहा था। ये मैं एक उर्दू अखबार की आपको मिसाल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्योंकि हम मसला ये था कि जो स्टूडेंट थे हम, या मतलब बिल्कुल स्टार्ट किए थे अपना कैरियर,
आप लोग जिस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों के पास इस तरह का रिमोट, ये रिमोट आप लोगों के लिए बहुत ही मामूली चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने तो उस वक्त, मतलब अब इतना मेरे को पुराने आज़ादी के ज़माने का भी इतना बूढ़ा मत समझिएगा, लेकिन हम लोगों ने जब अपना होश संभाला तो हम टेलीविज़न पर कुछ चैनल बदलना चाहते थे तो हमें उठकर टेलीविज़न तक पहुंचना होता था, टेलीविज़न के करीब जाकर उसका कोई बटन घुमाना है तब चैनल बदलता था। ये आप लोगों की तरह हम काम चोरी के आदी नहीं थे, इतने सुस्त नहीं थे कि बैठे जगह जो है सब खोल लें। ये तो मतलब हम सोच भी, मतलब उस वक्त तो सोच भी, तस्वर भी नहीं करते थे कि ऐसा भी टेलीविजन होगा कि रिमोट के जरिए से खोला जा सकेगा। हमें टेलीविजन खोलना है तो उठकर टेलीविजन के पास पहुंचना है और फिर वहां पर हाथ से उसको घुमाना है अगर हम दूसरा टेलीविजन देखना चाहें। और दूसरा, ये तो बहुत बाद में आया, शुरू में तो वो टीवी ऑन करते ही एक ही स्टेशन आ जाता, दूरदर्शन, वही उस पर जो भी बताया जाता वो हमें देखना होता था। अलबत्ता रेडियो की सहूलत मौजूद थी, वही रेडियो जो आप में से बहुत सारे लोगों के पास आज भी होगा, आपका नहीं बल्कि आपके वालिद साहब का, आपके अब्बा जान का या दादा जान का, नाना जान का, या घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उन लोगों का एक रेडियो कहीं पर जरूर एक शोकेस में रखा होगा। कभी पूछिएगा उनसे कैसे वो रेडियो सुनते थे। तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हम जब ज़माने तालिब इल्म में थे तो हमारे टीचर्स हमें अखबारात पढ़ने के लिए कहते थे कि भाई वही एक जरिया था, तो एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ना है। लेकिन एक जो शौक़ मुझे था वो रेडियो सुनने का था, और सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेडियो सुना करते थे खबरों के हुसूल के लिए। तो रेडियो पर, बुनियादी तौर पर मैं बता दूं आपको कि रेडियो पर जो खबरें आती हैं, बीबीसी, मैं उसकी मिसाल दूंगा चूंकि बीबीसी मैं सुना करता था, 24 घंटे आज भी बीबीसी पर खबरें आती हैं। खबरें, हालात हाजिरा, करंट अफेयर्स, खेलकूद, साइंस, हर तरह की खबरें 24 घंटे। तो वो तलबा जिनका बैकग्राउंड उर्दू मीडियम का या हिंदी मीडियम का है, अगर वो कंटिन्यूस रोजाना ये बीबीसी भी सुनते रहें, करंट अफेयर्स मतलब आम रोजाना जो बात होती है खबरों में, वो खबरें अंग्रेजी में आती हैं। इससे होगा क्या कि आपको अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी के मुख्तलिफ शब्द कैसे उनको हम अदा करें, उनके माने क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। देखिए, हिंट्स देते हैं हम अपनी बातचीत के दौरान। अब उसमें जो तलबा अक्लमंद हैं वो उन हिंट्स को कैच करके वो आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बीबीसी की खबरें हम सुनते थे तो उस वक्त हमें बिल्कुल पता था कि लेडी डायना का जो एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो पापाराजीज का नाम आया है, पापाराजीज कौन है। जब अखबार में मैंने ये पढ़ा कि अखबार में ये लिखा था कि जिस वक्त लेडी डायना का एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त एक पापाराजी उनका पीछा कर रहा था, एक पापाराजी नाम का शख्स, तो फौरी हमें हंसी आ गई और साथ ही कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि हमने अखबार में छपने वाली एक गलत इत्तला को पकड़ा है, या गलत इंफॉर्मेशन को पकड़ा है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, अगर आपको कोई चीज नहीं मालूम है, आप रिपोर्टर हैं या सब एडिटर हैं, आप उसको लिख रहे हैं, देन यू आर एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, एज ए कॉपी एडिटर, एज ए सब एडिटर, passing on your ignorance to your viewers, to your listeners, to your readers। आपको नहीं मालूम है, आप लिख रहे हैं। अंग्रेजी के स्क्रिप्ट में आया कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स पापाराजीज वर चेजिंग द कार इन विच लेडी डायना वाज ट्रैवलिंग। उसका कॉपी एडिटर ने, सब एडिटर ने तर्जुमा किया, अनुवाद किया। क्या अनुवाद किया कि जिस वक्त लेडी डायना की कार को एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त पापाराजी नाम का एक शख्स उनका पीछा कर रहा है। चूंकि मैं बीबीसी सुना करता था तो उस वक्त मुझे फेयरली आइडिया हो गया था। द मोमेंट आई हर्ड word paparazzi, my teachers always ask me to refer dictionary। तो हम फौरी डिक्शनरी देखे, और मुसलसल बास वक्त क्या होता है कि हम डिक्शनरी नहीं भी देखें लेकिन एक चीज को मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं, तब भी हमें उसके माने समझ में आते हैं। तो वहां पर हमें मालूम था कि पापाराजीज का मतलब ये है कि ये फ्रीलांस फोटोग्राफर है। आपको मैं और समझाऊं, अभी आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ फिल्म स्टार जो सेलिब्रिटीज है वो जिम को जा रहे हैं, उसकी तस्वीर आ जाती है, उसका वीडियो आ जाता, वो बाजार पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, उसकी वीडियो, उसका फोटो आ जाता, वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनका फोटो आ जाता, किसी सेलिब्रिटी का कोई लड़का पहली बार पब्लिक में जा रहा है, उसकी फोटो आ जाती, शाहरुख खान आर्थर जेल को अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो आ जाती।
तो ये बाज ऐसे लोग हैं जो मुसलसल इनके घरों के बाहर बैठे होते हैं कि मालूम नहीं कब शाहरुख खान आएगा और मन्नत अपने घर से ठहर कर जैसे बाहर ठहरने वालों का हाथ हिलाकर उनके खुलूस का जवाब देगा। मालूम नहीं कब अमिताभ बच्चन के घर का नाम क्या है? मन्नत किसके घर का नाम है? शाहरुख खान के घर का नाम है। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के घर का नाम क्या है? ये मालूम रखना चाहिए। अरे सर कोई कुछ कमेंट लिखे हैं, क्या नाम है? पापाराजीज फोटोग्राफर्स हु फॉलो फेमस पीपल, राइट। उस्मा ने होमवर्क किया और फिर फौरी उसको अपने कमेंट बॉक्स में भी शेयर किया है। तो पापाराजीज दरअसल फ्रीलांस फोटोग्राफर होते हैं। ये लोग आज भी काम करते हैं, तो उसकी मैं मिसाल दे रहा था कि किस तरीके से ये लोग क्या करते हैं। मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनके साथ मुसलसल इनके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और फिर उनकी फ़ोटो लेते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। तो दरअसल सिंपल सेंटेंस में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पापाराजी से मुराद ये फ्रीलांस फोटोग्राफर हैं, यानी किसी एक अखबार किसी एक चैनल से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि ये शूट करते हैं कोई भी चीज़ और फिर उसके बाद उसकी उनकी जहां पर अच्छी कीमत मिलती है वो वहां पर उसको दे देते हैं, उसके राइट उसको बेच देते हैं। तो मुझे इस बात का पता था कि अखबार में ये चीज़ ये इत्तला गलत छपी है। देखिए छींक एक ऐसी चीज़ है कि आती भी है तो उस वक्त थोड़ी सी हमारी जो मामूलात हैं वो मुतासिर होती हैं, आते आते रुक भी जाती है तो उस वक्त भी थोड़ी सी परेशानियां होती है। शहर हैदराबाद के ताल्लुक से बता दूं कि यहाँ पर पिछले समझिए 4 दिनों से सर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा है। अजीज तालिब इल्म, आप में से बहुत सारे तलबा का ताल्लुक शुमाली हिंद से है। आप लोग यूपी, बिहार, कश्मीर और इस तरह के रियासतों से ताल्लुक़ है, तो आप लोग जब हैदराबाद पहुँचेंगे तो आप लोगों को शायद हंसी आएगी। क्यों कि यहाँ पर हम जिस मौसम को सर्दियों का मौसम कह रहे हैं वो आप लोगों के पास जिस तरह की सर्दी होती है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर दिसंबर के महीने में हम स्वेटर पहनते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं तो अक्सर बाज़ तलबा भी हंस देते हैं, अरे सर आपको सर्दी हो रही है। तो मैं बताता हूँ कि ये चूँकि हम पले बड़े यहीं पर मतलब बहुत अपनी ज़िंदगी यहीं पर गुजारी है, तो इस इलाके का ये जो मौसम शुरू होता है दिवाली के बाद से बाज़ाब्ता तौर पर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, जो कि तिल संक्रांति यानी जनवरी के महीने तक बिल्कुल पीक पर जाते हैं। उसके बाद उनका जोर टूटता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फरवरी एंड या मार्च तक बिल्कुल दोबारा यहाँ पर गर्मी का एहसास होने लगता है। लेकिन ये जो महीने हैं ये बड़े ही सर्दियों के खुशगवार मौसम होता है, पसीना नहीं आता, हम ज़्यादा थकते नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत हम कर सकते हैं। तो शायद ये पिछले 3 दिन 4 दिन से मैं वही थोड़ा सा सर्दी का एहसास मुझे हो रहा है और बार बार नज़ला या इस तरह की जो शिकायत आ रही है, तो उस पस मंज़र में मैं अपनी छींक के आने और नहीं आने की वजह से कंफ्यूज भी हूँ और थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अखबार में जब मैंने इस चीज़ को नोट किया कि अखबार में कॉपी एडिटर ने ये लिख दिया कि भी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जो अंग्रेजी में आया था उसी का उन्होंने तर्जुमा कर दिया। तो उसके बाद मैंने अखबार के जो हम मालूम पता था अखबार में लिखना शुरू कर चुके थे, तो इस मसले को लेकर हम अखबार के जो जॉइंट एडिटर थे उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे मजमून लिखने को कहा और फिर मेरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल अखबार में भी पब्लिश हुआ। उस आर्टिकल के ज़रिए से मैंने पापाराजीज के माने क्या होते हैं, पापाराजी किसको कहते हैं, और फिर ये बताने की कोशिश की कि जो हादसा पेश आया उस वक्त एक पापाराजी नाम का शख्स नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर, एक से ज्यादा फोटोग्राफर्स थे जो अपनी 2 व्हीलर्स पर उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे या उस गाड़ी के साथ सफर कर रहे थे जिस गाड़ी में लेडी डायना जा रही थी। और फिर इन फोटोग्राफर से बचने के लिए, जो लिखा था खबर में, इन फोटोग्राफर से बचने के लिए लेडी डायना की कार का जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फिर वो गाड़ी हादसे का शिकार हुई। ये इब्तदाई बिल्कुल मैं आपको 97 एक्सीडेंट के फौरी बाद के वाक़यात बता रहा हूँ। उसमें बहुत सारे गोशों से मुख्तलिफ बातें भी की गई,
उसमें ये भी उन पर इल्ज़ाम लगा या ये भी एक नुक्ता उठाया गया कि वो हादसा नहीं था बल्कि दरअसल वो उनको कत्ल करने की, क्योंकि वो शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से बात कर रहे थे या उन्होंने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया था वो इंटरव्यू भी शाही हलकों में उसका बड़ा ही सख्त नोट लिया गया था। तो इस तरह भी कहा जाता है, इस तरह का भी नज़रिया लोगों में है कि वो दरअसल हादसा नहीं बल्कि एक क़त्ल था। तो अजीज़ तालिब इल्मों, इस मिसाल से मैं आपको क्या बतलाना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टर हो या कॉपी एडिटर, कॉपी एडिटर से मुराद जो अखबार के दफ्तर में बैठता है, टेलीविज़न चैनल के दफ्तर में बैठता है, तो उसको कॉपी एडिटर कहते हैं। अखबार के दफ्तर में वही काम होता है तो उसको सब एडिटर कहते हैं। अगर वो कोई शब्द से वाकिफ़ नहीं, कोई लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं और उसके बावजूद वो उस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा है, उसको बजाय डिक्शनरी रेफ़र करने के, उसके मालूम करने के, अपने तौर पर अंदाज़े पर वो अगर कुछ लिख रहा है, तो दरअसल वो क्या कर रहा है, उसकी लाइल्मी, अपनी उसका जो इग्नोरेंस है, वो इग्नोरेंस को पास ऑन कर रहा है दूसरे लोगों तक। तो इससे हमें बचना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़, किसी और एक जो नुक्ता है रिपोर्टर को ख़ास तौर पर या कॉपी एडिटर को ख़ास तौर पर जिसका लिहाज रखना है, वो ये है कि उसकी किसी भी रिपोर्ट से किसी तरह के भी क़ानूनी मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। क़ानूनी मसाइल से मुराद, अगर रिपोर्टर किसी अदालत के फ़ैसले पर कुछ लिख रहा है, रिपोर्टर किसी जज के तबसरे पर, जज के फ़ैसले पर कुछ लिख रहा है, तो उसको किस तरह के हालात का सामना कर सकता है। आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो क्लास लेने का जो बैकग्राउंड है वो भी बदल गया होगा, नोट करें आप लोग या नहीं करें? यस सर, देखिए मैं बाकी के लोगों को नज़र नहीं आया, मालूम आपको सादिया? क्योंकि ये लोग क्या है, सुबह के वक्त लॉगिन हो जाते हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई सर नजर आया है, या कोई कहीं बाहर बाजार में मार्केट में है, मुझे नहीं मालूम कौन है। मैं क्या सवाल पूछा? बैकग्राउंड चेंज है मेरा आज। नहीं, सवाल क्या था अजीजुर रहमान? बोल रहे थे सर, हादसा में मतलब कोई बोल रहा था हादसा में उनका मतलब या फिर साजिश करके। नहीं सर, बोल अकमल, रहे थे, आप बोल किसी भी तरह से कानूनी मसाइल पैदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है अकमल। अगर हम अदालत के किसी फैसले पर लिख रहे हों तो उससे कोई कानूनी मसाइल नहीं पैदा होने चाहिए। नहीं, सवाल था मेरा कि अगर हम किसी क़ानूनी मसले पर या क़ानून के फ़ैसले पर, जज के तबसरे पर या जज के फ़ैसले पर कुछ राय करते हैं, तो हमें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है? एक ख़ास उसका टर्म है जो आम तौर पर अखबारात में भी आपको पढ़ने को मिलता है। बताइए सर। कॉपीराइट। उज़्मा, जल्दी में आप दे रहे हैं जवाब, थोड़ा सा जवाब और करेक्ट कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तहखीर अदालत। कोई इशू, कोई मामला, कोई केस जब अदालत में हो तो उस पर भी आप तबसरा नहीं कर सकते। कोई फैसला अदालत से आ जाए तो उस पर भी आपको रिपोर्टिंग के दौरान भी, तबसरे के दौरान भी, उस पर कमेंट्री के दौरान भी बड़ी एहतियात करना है। क्यों कि अगर आप इस तरह की एहतियात नहीं करेंगे तब आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कि आपने क्या किया, अदालत की हतक की, जज की हतक की। इस बैकग्राउंड में अयोध्या पर जो बाबरी मस्जिद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच या इलाहाबाद हाई कोर्ट की खुसूसी बेंच के जो फैसले आए थे, उस पस मंज़र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने एक बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट को लेकर। थोड़ा सा वो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा, मैं
उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा गूगल करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को व्हाट असदुद्दीन ओवैसी सेड अबाउट एससी डिसीजन। अगर आप इस तरह का जुमला अगर गूगल में सर्च करेंगे तो शायद आपको उनका एक कोर्ट, उनसे मंसूब एक बयान आपको मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम तो जरूर है लेकिन उन्होंने अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल किया था। किसी को मिला जवाब इसका? तो एक रिपोर्टर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने रिपोर्टिंग के दौरान हर तरह से एहतियात करे। रिपोर्टिंग के दौरान किसी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ ना लिखे, रिपोर्टिंग के दौरान किसी मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात को ठेस ना पहुँचाए, रिपोर्टिंग के दौरान गलत बयानी से काम ना ले, रिपोर्टिंग के दौरान किसी भी ऐसे मौजू पर कलम ना उठाए जिसके मुताल्लिक़ वो नहीं जानता है, रिपोर्टिंग के दौरान उसको मिलने वाली सारी इत्तलात की वो तस्दीक करे, एक से ज़ायद ज़राए से तस्दीक करे, सरकारी ज़राए से तस्दीक करें। और ख़ास तौर पर आप देख लीजिए कि क्राइम के हवाले से जब रिपोर्टिंग आती है तो क्राइम की 99% रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर हजरात पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले बयान को ही असल मानते हैं। हालांकि बाज़ वक्त ऐसे भी होता है कि पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले बयान को दीगर जो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट, क्या लिखा था हमने, इनफैलिएबल, इसके क्या माने हैं? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट वो जरूरी नहीं कि वो फेल नहीं हो, कभी कभी उसके डिसीजन भी गलत होते हैं। तो देखिए आपके कोर्ट पर भी तबसरा करना, जब असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही पूरे नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया, लेकिन कहीं भी उन पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा। तो आप तबसरा कर सकते हैं लेकिन वो तबसरा पूरी एहतियात के साथ करना है। क्यों कि कई मरतबा ऐसे हुआ है कि सहाफ़ियों को भी इस तरह के लीगल केसेस का सामना करना पड़ा जहां पर उन्होंने बद एहतियाती की, उनकी तहरीर से, उनकी रिपोर्टिंग से, उनकी कमेंट्री से या उनके आर्टिकल से कुछ ऐसी बात निकली जिससे अदालत के फैसले की तहकीर हुई, यानी आप उसकी अहानत किए जज की या अदालती फैसले की, तो उसका भी आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, आप पर केस बुक हो सकता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा जब कायद होता है तो वो बताता है कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए उस बैकग्राउंड में हम यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो MP हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, उनके ये कमेंट का यहाँ पर हम रेफरेंस दे रहे थे। तो ख़ास तौर पर दूसरी चीज़ ये है कि जब रिपोर्टिंग और एडिटिंग के हवाले से कहा जाता है द बेस्ट प्लेस टू लर्न रिपोर्टिंग इज द फील्ड इटसेल्फ। द बेस्ट प्लेस टू लर्न रिपोर्टिंग इज द फील्ड इटसेल्फ। कि रिपोर्टिंग सीखने की जो बहुत मौजू जगह है वो खुद इंडस्ट्री है, फील्ड है, अखबार है, टेलीविजन। क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें बहुत मरतबा पढ़ते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क होता है कि भाई हमने थियरी के हिसाब से जो चीज़ें पढ़ी है और फिर जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें फ़र्क होता है। आज की क्लास में 14 तलबा हैं, बाकी के तलबा कहाँ हैं, क्यों वो हमारे साथ क्लास में नहीं जुड़े हैं? और इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जब क्लासेस ऑफलाइन होंगी तब तक की अटेंडेंस तो मुझे देनी है, और जो क्लास अटेंड नहीं करे मैं तो उनकी अटेंडेंस नहीं दूंगा। और और मसला क्या होगा, अब आपका जो मेजर पोर्शन है वो ऑनलाइन हुआ है, तो आपकी जो समझिए 50%, 60%, 70% पूरे सेमेस्टर की जो अटेंडेंस है वो आपकी ऑनलाइन काउंट होगी। अब आने के बाद आपको मुश्किल मेरे हिसाब से 1 महीना भी नहीं बचेगा, और उसमें मेरी तो शायद बहुत कम क्लासेस होंगी, क्योंकि अब हमारा जब पर्चा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब क्लासेस की जरूरत नहीं है, हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बात होगी, तो अटेंडेंस मिलना मुश्किल है। तो ये बात आप अपने सभी साथियों को बता दीजिएगा, ये अफवाह फैला दीजिएगा, ये ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जिस दिन भी आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, और इसके लिए आपकी क्लासेस
मैं शायद डेट भूल रहा हूँ, अगर आपकी क्लासेस पहली, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 1 नवंबर से शुरू हो रही है, तो मैं आपको 29 अक्टूबर तक क्लास लूंगा, तो आपकी 29 अक्टूबर तक की हाजिरी देना है मुझे, और यहाँ पर गैर हाजिर आप रहेंगे तो फिर मैं आपकी हाजिरी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो तलबा क्लास में गैर हाजिर हैं वो हमारे यूट्यूब के लेसन्स पर भी गैर हाजिर हैं, वहाँ से भी वो नहीं सीख रहे हैं। किस मौजू पर बात कर रहे थे हम? दुनिया भी ऐसे ही इम्तिहान लेती है। सितंबर 20 क्या है ये? सितंबर 20 से पहली क्लास शुरू हुई थी। नहीं, मैं मतलब बता रहा हूँ मैं कि ये तो ऑनलाइन क्लास का सारा रिकॉर्ड है ना, क्लास जब खत्म होती है तो हम अटेंडेंस भी आप लोगों से आप ही की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत सबूत के तौर पर काम आए। हम क्या बात कर रहे थे, किस मौजू पर बात कर रहे थे? अदालत के फैसलों को अगर हम कोर्ट कर रहे हैं तो जी। हमें एहतियात करना चाहिए कि उससे उसके अदालत की बाद जो एक मौजू है, शायद मैं इसी मौजू के तारुफ के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा, अगली क्लास में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिपोर्टर टू प्रोटेक्ट दी सोर्सेस। ये रिपोर्टर की जिम्मेदारी है कि रिपोर्टर रिपोर्टिंग के दौरान अगर उसे कुछ गुप्त सूत्रों के हवाले से कुछ खबर भी मिलती है तो वो अपने सूत्रों को प्रोटेक्ट कर सकता है, बल्कि यहाँ तक कि कोर्ट भी उससे उसका जो कॉन्फिडेंशियल सोर्स है वो नहीं पूछ सकता। लेकिन रिपोर्टर की जाने से जरा सी गलती आपके जो सोर्स है उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। 1991 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ आलमी सतह पर एक बड़ी जंग हुई थी, और उस जंग के दौरान बहुत सारे लोग थे जो उस जंग के खिलाफ थे, जिन्होंने मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया में दरअसल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की एक टर्म यूज हुआ था, वसी तबाही के हथियार। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वसी तबाही के हथियार। तो बीबीसी ने हुकूमत बरतानिया ने रिपोर्ट पेश की थी कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसीलिए सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। तो वो जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट दरअसल गलत सोर्सेस की बुनियादों पर उसको बनाया गया था, इस तरह बीबीसी ने रिपोर्ट किया। तो बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट के लिए एक सोर्स था, एक शख्स था जिसका नाम उसने इस्तेमाल किया। और आपको मालूम है जब बड़ी बड़ी हुकूमतें होती है और जो लोग, कितने लोग हैं आप में से जो अर्तुगरुल का सीरियल अब भी देख रहे हैं? शबनम सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो अर्तुगरुल का सीरियल देख रही हैं, और कोई नहीं देख रहा है अर्तुगरुल का सीरियल? तो अर्तुगरुल के सर सीरियल में अब भी नहीं देख पाएंगे। अब नहीं देख रहे हैं। अर्तुगरुल के सीरियल जी में भी आप देख लीजिए कि अभी मेरे हिसाब से शायद हालिया अरसे में या पहले भी हुआ है, जब उन्हें किसी जासूस का पता लगता है, जासूस पहले तो उसको मतलब जो खुफिया इत्तलात पहुंचाता है। मुझे याद पड़ता है कि एक शख्स ईसाइयों के किले में अर्तुगरुल के लिए जासूसी करता था, काफ़ी अरसे तक वो वहाँ रहा, बाद में वो, और अर्तुगरुल को जो कामयाबियाँ मिली वो कामयाबी की एक बड़ी वजह जो सीरियल में बताया गया है उसके जासूस है। वो जासूस जो सलीबियों के साथ उनके किले में रहते थे, सलीबियों के जो बादशाह या कमांडर जो होते उनके साथ रहते थे, तो ये जो जासूसों की ये नहीं मालूम हाजा तो राय। तो ये जो जासूसों की जो इत्तला होती है वो इत्तला बड़ी अहम रखती है किसी भी बादशाह के लिए पेशरफ करने, अपने इलाके को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही एक रिपोर्टर के लिए उसके जो सोर्सेस हैं जिससे उसको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सर मैं भी, क्या लिखा आपने? मैसेज नहीं पढ़ा हमने।
नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे। क्या लिखा है मेहताब में? किसी को पढ़ा जा रहा है तो बता दे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भाई के इंतकाल का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस वजह से पिछले 1 वीक से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। बहुत सब्र के बाद आज ज्वाइन कर पाया हूँ। चलिए, अल्लाह आपके भाई के दर्जात को बुलंद करे, आपको सब्र अता करे। नहीं मालूम, मुझे उसकी इत्तला नहीं थी, हम माजरत चाहते हैं। तो अजीज़ तालिब इल्मों, मैं इस मौजू पर बिल्कुल आखिरी बात करते हुए आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। कल हम इस पर तफसील से फिर नई मिसालों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ इस मसले को समझेंगे, इस मौजू पर बात करेंगे कि किस तरीके से एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सूत्र, उसी चीज़ को, मतलब अपने सोर्सेस को, मैं आपको समझाने के लिए अर्तगरुल की मिसाल दिया। तो ये मिसालें हमारा लेसन नहीं होती, बल्कि इन मिसालों के ज़रिए से हम हमारे जो सबक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक रिपोर्टर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सोर्सेस को हर तरह से सेव रखे। बाज़ दफ़ा जैसे बीबीसी की मैं आपको मिसाल दिया, तो बीबीसी के ज़रिए से जब उस सोर्स का पता लगा कि बीबीसी को एक आला ओहदेदार या एक मुहक्किक के तवज्जुह से पता लगा कि जो हुकूमत की तरफ से जो बयान जारी किया जा रहा है कि सद्दाम हुसैन के पास वसी तबाही के हथियार हैं, वो दरअसल फर्जी है। और आपको मालूम है इसके बाद हुआ क्या कि वो जो डेविड केरी कुछ नाम है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, उनकी मौत वाक़ई हो गई, पुरअसरार मौत वाक़ई हो गई। तो जब भी समझिए कि आप दुश्मन के किसी जासूस का पता लगता है, तो आज के ज़माने में तो उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही किसी जासूस का पता लगता तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो ऐसे में जो आप रिपोर्टिंग के पेशे में, हमारे लिए भी, हमारी कामयाबी के लिए भी, हमारी से मुराद रिपोर्टर की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसको उसके गुप्त सूत्र हों, उसको खुफिया तरीक़ों से, या मतलब जो बाज़ लोग ऐसे हैं जो इत्तला खुलेआम देना चाहते हैं, सियासतदान हैं, नवाब मलिक हैं जो महाराष्ट्र के, वो खुलेआम बोल रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अखबार या मीडिया को इत्तला देना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि उनका नाम ना आए। तो वहाँ पर उनकी शनाख्त को छुपाना रिपोर्टर की ही जिम्मेदारी होती है। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब वक्त हुआ है सवालात का। आप लोगों के सवाल हो तो सवाल पूछिएगा। जी अकमल। सर, जिस तरह आपने कहा कि एक रिपोर्टर को अपने सोर्स को महफूज रखने के लिए जी अदालत भी सवाल नहीं पूछ सकती है। अगर वो गलत हो जाए, वो रिपोर्ट गलत हो जाए, तब अदालत पूछ सकती है। हाँ, ये बड़ा इम्तिहान होता है कि जैसे वाटर गेट स्कैंडल अमेरिका की तारीख में एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव वो रहा है। तो उसमें रिस्क तो होता है, लेकिन उसको क्रॉस चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको छुप कर मिल रहा है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन छाप दो। उसको दूसरे तरीक़ों से, दूसरे ज़राए से उसका क्रॉस वेरिफ़िकेशन होगा, उसके बाद ही छापते हैं। अगर आप समझिए कि आप 1% भी ऐसा चांस है वो रिपोर्ट गलत है, तो अखबार में फिर माज़रत नहीं होगी और फिर उसकी रिपोर्ट से किसी को नुकसान पहुँचा है, तो उस नुकसान की तलाफ़ी, बल्कि केस का भी सामना करना पड़ सकता है। और कोई सवाल? जसारत ज्वाइन किए थे लेकिन फिर उसके बाद चले गए। और कोई सवाल? तो जो तलबा ने हमारा जो पहला असाइनमेंट था इंटरव्यू का, उन लोगों ने पूरा नहीं किया है, तो फिर हम उन्हें 0 मार्क्स देंगे। और फिर ये याद रखिए, सिर्फ एक असाइनमेंट में आप पास नहीं हो सकते। आपको दो असाइनमेंट देने हों और दोनों में मिनिमम स्कोर करना है। जब एक में हम आपको 0 मार्क्स दे रहे हैं, मीन्स अब आप दूसरा असाइनमेंट देंगे भी, तब भी उसके मार्क्स आपको टोटल इंटरनल में पास नहीं होते। जब आप इंटरनल में पास नहीं हुए, तो आपका जो सेमेस्टर एंड एग्जाम है ना, उसके लिए आपको पेपर लिखने का वो नहीं मिलता। अब चूंकि फिजिकल एग्जाम और ऑनलाइन में तो बहुत सारे बच्चों को बिठा दिया गया, लेकिन अब क्या होता है, हॉल टिकट में आपका वो पर्चा ही जनरेट नहीं होता, आप वो पर्चा ही नहीं लिख सकते। तो उस चीज़ को जहन में रखिएगा। अब भी वक्त है, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो उसको जमा करवा दे। यहीं पर हम अपनी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अब वक्त हुआ है आप तलबा का अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवाने का, तो अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा दीजिए। मोहम्मद अकमलुद्दीन। सलाम। मोहम्मद फैयाज। उज़्मा सदफ। जी सर। मुल्तबा परवीन। शहाबुद्दीन। सादिया तहसीन। महताब आलम।
चलिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।